हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह साइकोलॉजी के लगातार सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में दूसरे सेशन को लेकर आपके साथ। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था साइकोलॉजी के प्रारंभ का। हमने वहाँ देखा था कि कैसे साइकोलॉजी प्रारंभ में यूनान में प्रकृति के अध्ययन के रूप में शुरुआत करता है, धीरे धीरे दर्शन के साथ, और आगे चल के 16वीं शताब्दी में आत्मा के अध्ययन के रूप में एक स्वतंत्र विषय बन जाता है। अरस्तु के द्वारा स्थापित यह विषय लगातार आगे बढ़ता चला गया और लगातार इसने अपने अर्थों में बदलाव किया। कैसे 16वीं शताब्दी से शुरू होने वाला यह आत्मा का अध्ययन आगे चल के मन या मस्तिष्क का अध्ययन बनता है, चेतना का अध्ययन बनता है और फिर व्यवहार का अध्ययन बनता है। इस संपूर्ण कहानी को, इस संपूर्ण मनोविज्ञान के अर्थों में होने वाले परिवर्तनों को वुडवर्थ ने एक परिभाषा के माध्यम से बड़े आसान और सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। तो समझते हैं कैसे मनोविज्ञान ने लगातार अपने अर्थों में बदलाव करते हुए वर्तमान में व्यवहार के विषय के रूप में स्थापित हुआ है। दोस्तों, साइकोलॉजी का विकास क्रम या मनोविज्ञान का विकास क्रम, वुडवर्थ की परिभाषा में वुडवर्थ ने कहा है कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, सोल। उसके बाद इसने मन या फिर मस्तिष्क को त्यागा, इसके बाद चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम वुडवर्थ के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार को स्वीकारता है। यहाँ एक बार गौर करते हैं, एक ट्रिक सी बन गई है हमारी आमचेव, अर्थात सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था, फिर आगे चल के मन या मस्तिष्क का अध्ययन था, फिर आगे चल के चेतना का और वर्तमान में व्यवहार का। इस सारे 16वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान में मनोविज्ञान के अध्ययन ने कैसे अर्थों में बदलाव किया, इस पूरे घटनाक्रम को सीक्वेंस वाइज कालानुसार पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। जैसा कि पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि 16वीं शताब्दी में दर्शन की शाखा के रूप में आत्मा के साथ या आत्मा के अध्ययन के नाम से यह विषय शुरू होता है। और यह क्योंकि यह अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया था तो साइकोलॉजी के जनक हो गए अरस्तु। मुख्य भूमिका किसकी रहेगी? अरस्तु की रहेगी, जिन्हें साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। प्रारंभ है 16वीं शताब्दी से। साइकोलॉजी के गुरु प्लेटो और आगे चल के ईसा के बाद में रेन देकार्ते ने इनका समर्थन किया, अर्थात इस विषय को आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया और प्लेटो के द्वारा आत्मा को और विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए अरस्तु के द्वारा जो विषय बना उसका समर्थन इन लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों, आगे चल के 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते क्योंकि यह विषय और ज़्यादा डेवलप होने लगा था और अन्य लोगों इसमें शामिल होने लगे थे, इसका दायरा बढ़ने लगा था। जैसे जैसे दायरा बढ़ने लगा, इसके सीखने सिखाने का या अध्ययन का लेवल बढ़ने लगा, त्यों त्यों आगे आत्मा के लेकर विचारों में बदलाव आने लगे। तो फिर 16वीं शताब्दी के अंत तक कुछ व्यक्तियों ने कहना शुरू किया कि यह विषय जिसे आत्मा का अध्ययन कहा जाता है, इसमें आत्मा, इसका तो कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं होता है, आत्मा का कोई निश्चित रंग नहीं होता है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता है और इसका आकार भी नहीं होता है, अर्थात ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहती हैं, अमूर्त फॉर्म में रहती हैं, ये मूर्त रूप में नहीं होती हैं। और क्योंकि मूर्त नहीं होती हैं इसलिए ये अदर्शनीय होती हैं और अप्रेक्षणीय होती हैं। आत्मा अनविजिबल होती हैं और नॉन प्रोजेक्टिव होती हैं। दोस्तों, इन सारी बातों को आत्मा की आलोचना के रूप में उस शताब्दी में या उस समय में रखा गया और आगे चल के क्योंकि इन आलोचनाओं के कारण इसको अब आगे आत्मा का अध्ययन कहा जाना संभव नहीं था, इसलिए आत्मा के अर्थ में फिर से बदलाव होने लगा और अब यह आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरुआत या प्रारंभ में होने वाला विषय एक नए नाम से जाना गया और यह था दोस्तों मन या मस्तिष्क का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड। यहाँ मन और मस्तिष्क के बीच मैंने ओब्लिक बनाया है। तो हम अगर उस समय की बात करें, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें, तो मन और मस्तिष्क दोनों को साथ में माना गया था,
दोनों के एक ही रूप में माना गया था। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि दोनों एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होते हैं तो किस तरह से हमारे अंदर ये रचते और बसते हैं। यहाँ एक बार अर्थ को लेकर हम समझना चाह रहे हैं। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरू होने वाला यह विषय 17वीं 18वीं शताब्दी में 17th 18th सेंचुरी में एक नए नाम से जाना गया, और यह था स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड, मन या मस्तिष्क का अध्ययन। यहाँ मुख्य भूमिका है दोस्तों पेम्पोनोजी, इटली के निवासी हैं, इनकी मुख्य भूमिका रही। इनके भी कुछ समर्थक हैं, थॉमस रीड हैं, एक जॉन लोक हैं। इस प्रकार लगभग 200 सालों तक यह विषय मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में जाना गया। लेकिन दोस्तों आगे चल के इस अर्थ में भी बदलाव आने की स्थितियां बनी। क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने फिर से आलोचना करना शुरू कर दी, और उनका कहना था कि जैसे आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, आत्मा अदर्शनीय है, अप्रेक्षणीय है, ऐसे ही मन जो है, मन का भी कोई रंग रूप आकार नहीं होता, मन भी अदर्शनीय है, मन भी अप्रेक्षणीय है। इसलिए इस विषय को मन या मस्तिष्क का अध्ययन भी कहा जाना ठीक नहीं है, और इसको मन या मस्तिष्क का अध्ययन कहने से नकार दिया गया। और इस प्रकार आगे 18वीं शताब्दी के बाद यह विषय एक नए अर्थ के रूप में आगे अपने आप को विकसित करता है दोस्तों, और अब यह विषय चेतना का अध्ययन कहलाता है। तो मनोविज्ञान, चेतना का अध्ययन, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है आगे हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब इसको चेतना का अध्ययन कहा गया। और अभी शताब्दी है 19वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी से शुरू होने वाला विषय 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क कहलाता है, और यही अब 19वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा है। अगर चेतना के अध्ययन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ मुख्य भूमिका आती है विलियम वुंट की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विलियम वुंट, जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी में लिप्जिग नामक शहर में एक यूनिवर्सिटी, उस जमाने में उसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहा जाता था, आज लिप्जिग यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दोस्तों लिप्जिग यूनिवर्सिटी में फिलोसफी या दर्शन शास्त्र के एचओडी हमारे विलियम वुंट थे, और विलियम वुंट ने इस विषय के अध्ययन को मन या मस्तिष्क से निकालकर चेतना के अध्ययन के रूप में स्थापित किया। इनके मुख्य समर्थकों में पहला नाम आता है टिचनर का, जो इनके शिष्य थे, इनके यहाँ पीएचडी करने आए थे, ये इनके गाइड थे, ये इनके स्कॉलर थे। और गुरु शिष्य ने आगे चल के मनोविज्ञान में काफ़ी बड़े काम भी किए हैं, कई सारे सिद्धांत भी दिए हैं, आगे हम जानेंगे। टिचनर के अलावा विलियम जेम्स बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने विलियम वुंट के बाद अमेरिका में मनोविज्ञान की एक अगली प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइव्स, इन कुछ समर्थकों के माध्यम से यह विषय 19वीं शताब्दी में चेतना का विषय कहलाता है दोस्तों, चेतना का अध्ययन कहलाता है, और लगभग 100 साल तक इसे चेतना का अध्ययन ही कहा जाता है। लेकिन जैसा कि अब तक मनोविज्ञान के साथ होता आया, 16वीं शताब्दी में शुरू होने वाला विषय लगातार अपने नाम बदलता चला गया, अर्थ बदलता चला गया। ऐसे ही 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते, 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहने से भी लोगों ने नकारना शुरू किया, और इसकी भी आलोचनाएं होना शुरू हो गई। दोस्तों अगर आलोचनाओं की बात करें तो आलोचना में पहला नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने एक बुक लिखी, बुक का नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पे मैकडूगल ने लिखा कि चेतना बुरा शब्द है, और संयोग से यह आत्मा के अर्थ के साथ में शामिल हो गया है। दोस्तों इतनी कटु आलोचनाएं मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में की। उसके बाद उसी काल में एक और व्यक्ति आते हैं, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया में वियना के रहने वाले हैं, और सिगमंड फ्राइड ने साइकोलॉजी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। दोस्तों मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने पूरे मेंटल प्रोसेस को 3 लेवल में डिवाइड करने की कोशिश की है, या यूं कहें कि इन्होंने संपूर्ण मन मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं। इन्होंने कहा कि हमारे मेंटल लेवल के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है चेतना, कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है अचेतन, और तीसरा होता है अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। फ्राइड ने अपने सिद्धांतों में कहा कि चेतन केवल 10% होता है,
10% होता है, संपूर्ण का 1/10वां हिस्सा होता है, रिमेनिंग जो 90% है ये हमारा अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है, और सबकॉन्शियस अर्थात अर्थ चेतन, इन दोनों के बीच की स्थिति होती है दोस्तों। आगे हम इस सिद्धांत को डिटेल से समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा चेतना क्या है, अर्थ चेतन क्या है और अचेतन क्या है, और किस तरीके से ये हमारे व्यवहार में संपूर्ण मन मस्तिष्क भूमिकाओं को निभाते हैं। अभी सिर्फ इतना कि इन्होंने चेतना को केवल 10% माना। अब जिसको केवल 10% महत्व दिया गया या संपूर्ण मन मस्तिष्क का केवल 1/10वां हिस्सा माना गया, उसको संपूर्ण अर्थ के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस तरह की आलोचनाएं होने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में इस विषय को चेतना का अध्ययन भी कहने से नकारा गया और यह विषय और आगे नए अर्थ के रूप में विकसित हुआ। अब दोस्तों कहानी पहुंच जाती है हमारी अमेरिका में, और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेबी वाटसन, जॉन ब्रेडसम वाटसन। जेबी वाटसन ने इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में या व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्थापित किया, और 20वीं शताब्दी से लेकर निरंतर आज तक यह विषय व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही जाना जाता है। तो वर्तमान में इसको इस व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्थापित करने वाले या यह नाम देने वाले व्यक्ति हैं जेबी वाटसन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों वाटसन की बात करें तो 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इन्होंने व्यवहार का अध्ययन इसको कहा था, या फिर यूं कहें व्यवहारवाद की स्थापना की थी। वाटसन के साथ साथ कुछ समर्थक भी हैं, इनमें से एक नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने 1905 में व्यवहार को लेकर काम शुरू किया। 1908 में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, तो इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द अपनी पुस्तक में इस्तेमाल किया था। इसीलिए व्यवहार शब्द के जनक या व्यवहार शब्द सबसे पहले प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति हैं मैकडूगल। व्यवहार शब्द को इन्होंने सबसे पहले प्रयुक्त किया। उसके बाद 1911 में पिल्सबरी ने इनका समर्थन किया, क्रो ने भी इनका समर्थन किया। मन है, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, वुडवर्थ हैं, स्किनर हैं, हल हैं, गुथरी हैं, इन सारे लोगों ने इस विचारधारा का समर्थन किया। और 20वीं शताब्दी में यह विचारधारा या फिर यूं कहें दोस्तों यह अध्ययन, जिसे हम आज मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि इन सब ने इसको व्यवहार का अध्ययन कहा, इसीलिए इन सबको कहा जाता है व्यवहारवादी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन व्यवहारवादी हैं या फिर निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारवादी मैंने आपके यहाँ पर लिखे हैं, देखिए फिर से रिपीट करते हैं। पहला है जेबी वाटसन, जिसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। 1930 में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। मैकडूगल, पिल्सबरी, क्रो, मन, थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ, स्किनर, हल, गुथरी, ये सारे के सारे व्यवहारवादी हैं। आगे चल के इस व्यवहारवादी विचारधारा को शुद्ध परिष्कृत करने में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिसमें से पहला नाम आता है स्किनर का, दूसरा आता है क्लार्क हल का, और तीसरा आता है एडविन गुथरी का। इन तीनों व्यक्तियों ने इसे व्यवहार का परिष्कृत रूप प्रदान किया, या इसको और अच्छे रूप से स्थापित करने की कोशिश की। तो दोस्तों इस प्रकार साइकोलॉजी ने 16वीं शताब्दी से अपना जीवन प्रारंभ किया और लगातार 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी तक आते आते अपने आप को एक अलग अर्थ के रूप में स्थापित कर लिया। इस जर्नी में, इस यात्रा में साइकोलॉजी जो कि यूनान से शुरू होता है, पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसमें कई सारे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। इस संपूर्ण कालक्रम को अगर डिवाइड किया जाता है, मनोविज्ञान के विकास को विभाजित किया जाता है, तो 2 पार्ट्स यहां निकल के आते हैं दोस्तों। एक पार्ट को कहा जाता है प्राचीन मनोविज्ञान और उसके अगले पार्ट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान। ये प्राचीन मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है, कब से आधुनिक और कब से प्राचीन, इसको हम थोड़ा जानते हैं। एक बार आप यहां फिर से देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी एक रिसेंटली मैंने डिस्कशन किया था विलियम वुंट का। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में प्रयोगशाला भी स्थापित की थी
और यह मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला थी। इस प्रयोगशाला के स्थापित होने के बाद लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पर प्रयोग होने लगे। क्योंकि प्रयोग होने लगे इसलिए अब यह विषय विज्ञान के साथ जुड़ने लगा। अब तक जो विषय दर्शन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका जन्म दर्शन से हुआ है, दर्शन की विचारधारा से जो प्रभावित है, अब यह विज्ञान के साथ जुड़ने लगा है और विज्ञान की विचारधारा की ओर अग्रसर होने लगा है दोस्तों। इसीलिए 1879 से पहले का जो मनोविज्ञान है उसे कहा जाता है प्राचीन मनोविज्ञान, और 1879 से बाद का जो मनोविज्ञान उसे कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पूरे चीज को डिवाइड करने वाला व्यक्ति जो है वो है हमारा विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्योंकि सबसे पहले प्रयोग शुरू किए, इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक शाखा की स्थापना भी की, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आगे हम डिस्कशन करेंगे विलियम वुंट को लेकर, तब मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी इतना जान के चलें कि विलियम वुंट से पहले के जो व्यक्ति हैं वो दर्शन के साथ ज़्यादा संबंधित हैं, उन्हें दर्शन शास्त्री कहा जाता है। विलियम वुंट के बाद के व्यक्ति विज्ञान के साथ और मनोविज्ञान के साथ संबंधित है, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यहाँ पर कई बार पूछा गया है पहला मनोवैज्ञानिक कौन, तो बहुत सिंपल सी बात है, कौन होगा पहला मनोवैज्ञानिक? दोस्तों पहला मनोवैज्ञानिक होगा विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विज्ञान को इसके साथ स्थापित किया था, इसलिए पहला मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ही कहलाता है। एक बार फिर से सारी चीज को समझते हैं। आत्मा से आगे बढ़कर मन या मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार। दोस्तों इस विकास क्रम में 2-3-4 शब्द हैं जिसको मनोविज्ञान ने अलग अलग कार्यकाल में अपनाया, या फिर मनोविज्ञान के लिए इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, इन शब्दों को कैसे हम अपने साथ रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला कॉन्सेप्ट आता है आत्मा, सोल। क्या है यह आत्मा? दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मन या मस्तिष्क, माइंड। क्या है यह? तीसरा कॉन्सेप्ट आता है चेतना, कॉन्शियसनेस। क्या है कॉन्शियसनेस? अगला कॉन्सेप्ट आता है व्यवहार, बिहेवियर। एक बार इनको समझते हैं दोस्तों। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और मेरी चीज़ों को आप खुद के साथ रियलाइज करके महसूस करना, समझने की कोशिश करना कि कैसे हम में या मुझ में आत्मा है, कैसे मेरा मन मस्तिष्क है, कैसे मेरी चेतना है और कैसे मेरा व्यवहार है। क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी में शब्दों का बड़ा खेल है। अगर हमने शब्दों को समझ लिया, इसकी टर्मिनोलॉजी को जान लिया, तो समझिए आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि जब भी साइकोलॉजी के एग्जाम में हम मात खाते हैं तो सिर्फ इसलिए मात खाते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता। और क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी आई है, वो हमें नहीं पता, तो हम उसका मीन नहीं समझ पाते कि पूछना क्या चाहता है, ये जानना क्या चाहता है, इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते हैं। आई गारंटीड विद यू, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया या फिर क्वेश्चन में यूज होने वाले सारे वर्ड्स की समझ आप में है, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुश्किल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर नहीं होती है। तो वहीं पे सबसे पहले आत्मा। देखिए दोस्तों, अगर आत्मा की बात करें तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आत्मा होती है या नहीं होती है। पहली चीज तो अगर होती है तो कैसी होती है? तो यह उस समय भी बड़ा जटिल विषय था, 16वीं शताब्दी में भी, और आज भी यह विषय ऐसा का ऐसा ही है। आत्मा का क्योंकि कोई कॉन्क्रीट रूप होता ही नहीं है, तो कैसी होती है तो हम नहीं जान सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखिए, आत्मा ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। आत्मा वह नहीं होती जो रात के 12 बजे आती है और छम 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 करके चली जाती है। आत्मा वो भी नहीं होती जिसके पैर उल्टे होते हैं, आत्मा वो भी नहीं होती जिसके बाल आगे लटके होते हैं। तो फिर आत्मा होती क्या है? फ्रेंड्स, आत्मा केवल एक ऐसा पावर है हमारी बॉडी में जो हमें अस्तित्व प्रदान करता है। सोल ओनली मेक्स एक्सिस्टेंस इन आवर बॉडी। ये है तो हमारा अस्तित्व है, और ये निकल गया तो हमारा अस्तित्व खत्म। 4 व्यक्ति आएंगे और उठा के लेके चले जाएंगे। तो आत्मा का काम केवल क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व प्रदान करना हुआ। आत्मा ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, सिर्फ आत्मा हमें अस्तित्व प्रदान करती है। आत्मा है तो मैं लाइव हूं, आत्मा है इसीलिए इस मार्कर में और मुझ में फर्क है। आत्मा है इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मुझे इसने लाइव बनाया हुआ है। बस इतना सा
आगे कई सारी चीजें हैं आत्मा को लेकर, बड़ी व्याख्याएं हैं फिलोसफी की, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग व्याख्याएं हैं, हमें उस पर नहीं जाना। हम सिर्फ शब्द को समझना चाह रहे हैं कि आत्मा हमारे विषय में यहां इस संदर्भ में इसका क्या मीन है। तो आत्मा केवल हमें अस्तित्व प्रदान करती है, बाकी आत्मा का कोई रोल हमारी बॉडी के साथ, हमारे बिहेवियर के साथ या हमारी किसी भी एक्टिविटी के साथ नहीं होता। याद रखिए, केवल अस्तित्व प्रदान करती है, एक्सिस्टेंस बनाती है। तो आज के बाद आत्मा से डरना खत्म, क्योंकि ये ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, सिर्फ अस्तित्व प्रदान करती है। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास है मन और मस्तिष्क। बड़ा बड़ा रिच वर्ड है फ्रेंड्स। देखिए यहां मैंने ओब्लिक बनाया है, इनके बीच में एंड नहीं लिखा है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में या उस जमाने में इन दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इस अमूर्त क्षेत्र में अध्ययन बढ़ने लगा, साइकोलॉजी का अध्ययन बढ़ने लगा, तो एक चीज निकल के आई कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग दो तरह की संरचनाएं हैं और दोनों साथ में काम करती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अकेला मन भी किसी काम का नहीं तो अकेला मस्तिष्क भी किसी काम का नहीं, दोनों साथ में हैं तो ये काम करते हैं और दोनों के साथ अपनी संरचना होती है। तो कैसे? देखिए दोस्तों, मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं, या यूं कहीं से हेलमेट का इनर पार्ट जिसे डॉक्टर्स ने खोल दिया है, देख लिया है, तो यह सेल्स और नर्व से बनने वाला जो कोशिकाओं के साथ संबंधित है, तंत्रिका तंत्र के साथ संबंधित है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ संबंधित है, उसे हम कह सकते हैं दोस्तों मस्तिष्क, जो मूर्त होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है, जिसको खोला जा सकता है, देखा जा सकता है, प्रत्येक पार्ट्स को नाम दिए जाते हैं। यह है हमारा मस्तिष्क या ब्रेन, जो मूर्त रूप से हम लिए घूमते हैं। लेकिन यह एक हार्डवेयर की तरह काम करता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स होता है हमारा मन, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो अमूर्त होता है, वो दिखाई नहीं देता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों मिलके अस्तित्व बनाते हैं और दोनों मिलके ही एक संपूर्ण माइंड या मन मस्तिष्क का अस्तित्व बनाते हैं, या हमारे साथ ये लाइफ में रोल प्ले करते हैं। चलो इस चीज़ को फिर से समझते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये मोबाइल है मेरे पास, इस मोबाइल को अगर मैं खोलता हूं तो खोलने के बाद मुझे कुछ हार्डवेयर्स मिलेंगे जिन्हें मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, उनको चेंज भी कर सकता हूं, कोई खराब हो गया निकाल के नया भी लगा सकता हूं। लेकिन केवल हार्डवेयर इस मोबाइल को क्या उपयोगी बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। इन हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर अपलोड होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इसको बनाने वाले ने इसके साथ अपलोड करके भेज दिए, कुछ सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिए, और डाउनलोड होने के बाद जब इस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गए तो अब मिलके ये मोबाइल यूजफुल हो गया। बिल्कुल सेम सी थिंग यहां पर होती है फ्रेंड्स। ये मस्तिष्क हार्डवेयर है और ये मन सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी फिटेड होते हैं, जन्मजात इनेट हमारे साथ में आते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। बस यही गेम है पूरी लाइफ का। जैसा कि मैंने मेरे पहले सेशन में कहा था कि साइकोलॉजी में व्यवहार हमें खुशियां देता है, व्यवहार ही हमें दुख देता है, व्यवहार ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है, और यह कहीं ना कहीं ये चीज है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम डाउनलोड करते हैं। अगर हमने नेगेटिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो वायरस होंगे और लाइफ नेगेटिव मोड पे चली जाएगी। अगर हमने पॉजिटिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो लाइफ पॉजिटिव वे में चली जाएगी और सफलताएं हमारे कदम चूमने लगेगी। यही मन है फ्रेंड्स। तो यह हार्डवेयर, यह सॉफ्टवेयर और दोनों मिलके एक संरचना बनाते हैं जो हमारी लाइफ में या डेली लाइफ में लगातार होने वाली गतिविधियों को, समस्त व्यवहारों को, जो आंतरिक होता है और बाहरी होता है, इनको संचालित करता है। कई बार आप देखते हैं कि आप पढ़ने बैठे हुए हैं, किताब आपके सामने है, आंखें भी आपकी वहीं पर हैं, और आप 15-20 मिनट तक लगातार बैठे रहे, लेकिन 15-20 मिनट बाद आपको पता चला कि हम पढ़े ही नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, मुझे कुछ याद ही नहीं हो पाया। तो यहाँ क्या हुआ? हम वहीं हैं, लेकिन ये हमारा मन कहीं चला गया। तो हार्डवेयर तो वही था, लेकिन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ रेंज चला गया, और फिर जो आधे घंटे तक हमने सीखने की गतिविधियां की वो प्रभावित हो गई। तो दोनों मिलके काम करते हैं। मन भी मस्तिष्क के साथ होगा तो एक यूनिट बनती है,
न अकेला मन किसी काम का है, न अकेला मस्तिष्क किसी काम का है, दोनों मिलके एक यूनिट बनते हैं। बड़ा जटिल विषय है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा काम इस पर हो रहा है। आगे कभी अगले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि मन और मस्तिष्क को कैसे समझा जा सकता है, दोनों के बीच कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, और दोनों मिलके एक इकाई के रूप में काम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हम इन टर्मिनोलॉजी को जान रहे हैं, शब्दावली को जान रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है फ्रेंड्स कॉन्शियस, चेतना। चेतना को 19वीं शताब्दी में सब कुछ माना गया था। चेतना को सारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना गया था। चेतना का वेटेज तो सिगमंड फ्राइड ने जब मेंटल लेवल दिए या साइको एनालिटिक थ्योरी दी, तब जाके समझ में आया कि चेतना केवल 10% है, इससे बड़ा पार्ट अचेतन है। तो अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो चेतना हमारा मन का या हमारे मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जब हम जागरूक होते हैं, जब हम चीज़ों में संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, जब हमें अनुभूतियां होती हैं, वह अवस्था कहलाती है चेतन, कॉन्शियसनेस। अभी आप मेरे साथ आमने सामने हैं, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आपका और मेरा इंटरेक्शन बन रहा है। ये आपकी और मेरी, हम दोनों की कॉन्शियस स्थिति है, हम दोनों चेतन अवस्था में हैं। लेकिन जब हम रात को गहरी नींद में होते हैं, कोई व्यक्ति बेहोशी में होता है, कोई व्यक्ति गहरे नशे में होता है, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो उसको संवेदनाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। संवेदनाओं का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर से जो अनुभव मिलते हैं, सेंसेशंस जो मिलते हैं, वह उसको नहीं मिल पाते हैं, तो वह स्थिति होती है अचेतन। तो चेतन वह अवस्था जब हम संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं, सेंसेशंस हम ग्रहण करते हैं, अर्थों को व्यक्त करते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, जब हम सामान्य गतिविधियों को समझते हैं जिनका संबंध वर्तमान के साथ में होता है फ्रेंड्स, वह अवस्था या मेंटल लेवल कहलाता है कॉन्शियस, चेतना। अब क्योंकि उस जमाने में सब कुछ इसको माना गया था, इसलिए चेतना का अध्ययन। लेकिन आगे चल के व्यवहार, तो व्यवहार को समझते हैं एक बार। व्हाट इज बिहेवियर? देखिए दोस्तों, व्यवहार बड़ा वाइड वर्ड है, बहुत विस्तृत और अलग अलग अर्थों में इसको व्याख्या किया गया है, और लगातार इसके अर्थों में बदलाव भी अब विस्तृत रूप से आ रहे हैं, क्योंकि व्यवहार को अध्ययन किया जा रहा है। अब मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र आत्मा नहीं रहा। आत्मा को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ अस्तित्व बनाती है, बाकी कोई बड़ा काम इसका नहीं है। मन मस्तिष्क अभी भी अध्ययन के क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी जटिल चीज़ें हैं जो अभी भी इसमें की जा रही हैं। चेतना को समझ लिया है कि चेतना कॉन्शियसनेस होता है, अब इसमें भी ज़्यादा और फर्दर स्टेजेस नहीं है। लेकिन व्यवहार, क्योंकि व्यवहार का सीधा कनेक्शन हमारे मन मस्तिष्क के साथ में होता है, इसलिए व्यवहार पर काफ़ी काम किया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं व्यवहार की बात करूं दोस्तों, तो व्यवहार हमारी गतिविधियों के साथ, या यूं कहें कि जो एक्टिविटीज, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उन क्रियाओं के लिए जो अनुक्रियाएं हो रही हैं, वो हमारा व्यवहार होता है, वो हमारा बिहेवियर होता है। व्यवहार इनर भी होता है और आउटर भी होता है, आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। आंतरिक अनुभूतियों से, अनुभवों से, मेंटल प्रोसेस से जो चीज़ें बनती हैं, वह जब बाहरी वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करती है, इंटरेक्शन करती हैं, तो इसके रिजल्ट के रूप में एक स्थिति जो बनती है, उसे कहा जाता है व्यवहार। व्यवहार प्रेक्षणीय भी होता है और अप्रेक्षणीय भी होता है। व्यवहार प्रदर्शित भी होता है और व्यवहार अप्रदर्शित भी होता है। व्यवहार आंतरिक भी होता है और व्यवहार बाहरी भी होता है। व्यवहार को लेकर कई सारी चीज़ें कही गई है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज बिहेवियर। एक बार यहाँ कहानी को और आगे लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जाना कि कैसे मनोविज्ञान का विकास क्रम आत्मा के साथ शुरू होता है और व्यवहार तक लिए चलता है, और 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक लगभग 500 सालों तक लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जाना कि साइकोलॉजी प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन है, आगे चल के मन मस्तिष्क का अध्ययन है, आगे चल के चेतना का अध्ययन है, और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन है। और ये सारे नाम लगातार समय के साथ आगे बढ़ते चले गए हैं। व्यवहार क्या है, चेतना क्या है, मन मस्तिष्क क्या है, आत्मा क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने जाना। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे व्यवहार विस्तृत होता है, कैसे व्यवहार की शुरुआत होती है, और कैसे व्यवहार वर्तमान से लेके आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, व्यवहार या बिहेवियर, व्यवहार की अगर प्रारंभ की बात करें
तो सबसे पहले व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया, जैसा कि मैंने पीछे भी पढ़ा है। मैकडूगल ने व्यवहार शब्द को दिया। यह 1905 से प्रारंभ होता है और 1908 की बुक में यह प्रकाशित हो जाता है। आगे चल के इस शब्द को पिल्सबरी ने समर्थन प्रदान किया और आगे चल के वाटसन ने इस शब्द को आगे विकसित किया। तो अगर हम वाटसन की बात करें दोस्तों, तो व्यवहार जो है को वाटसन ने 1930 में 1913 में साइकोलॉजिकल व्यू में एक लेख प्रकाशित किया। साइकोलॉजिकल व्यू में एक लेख प्रकाशित किया और उस लेख का शीर्षक था व्यवहारवादियों। इस नाम से शीर्षक वाटसन ने 1930 में साइकोलॉजिकल व्यू में प्रकाशित किया। और इस प्रकाशन के बाद, इस शीर्षक के प्रकाशन के बाद यूं कहें कि औपचारिक रूप से व्यवहारवाद की स्थापना हुई। व्यवहारवाद की स्थापना हुई, बिहेवियरिज्म की स्थापना हुई और यह व्यवहारवाद की विचारधारा पूरी महत्वपूर्ण घटना होती है वाटसन के ही द्वारा 1925 में वाटसन एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। या व्यवहारवाद पुस्तक में वाटसन ने लिखा कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि 1925 में वाटसन के द्वारा प्रकाशित व्यवहारवाद पुस्तक जो है, इस पुस्तक में वाटसन ने बालक के ऊपर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वाटसन यहां कहते हैं कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। इस बुक के प्रकाशित होने के बाद बालक को लेकर जो विचारधारा थी, और यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक हिट और फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर्स का। कई बार पूछा गया है कि व्यवहारवाद पुस्तक के लेखक कौन है, यह पुस्तक कब लिखी गई। एक बार पूछा गया कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं, ऐसा किस बुक में लिखा हुआ है, ऐसा किसने कहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है दोस्तों। क्या निकल कर आती है कि 1925 में बालक को लेकर जो वाटसन की विचारधारा है वो ऐसी है कि बालक के विकास पर सबसे ज्यादा रोल वातावरण का होता है। वातावरण ही बालक के विकास को तय करता है, जबकि वंशानुक्रम गौण होता है, ऐसा मानना है व्यवहारवादियों का, या 1925 में विकसित होने वाली, प्रकाशित होने वाली इस पुस्तक के कथन के साथ। तो व्यवहारवादियों को लेकर एक और बात है कि व्यवहारवादी जो हैं, व्यवहारवादी बालक के विकास में वंशानुक्रम को गौण मानते हैं, जबकि वातावरण को प्रमुख मानते हैं। वो मानते हैं हेरिडिटी इज सेकेंडरी और एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी। इस विचारधारा के कारण उन्होंने बालक को लेकर यह कहा कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। देखिए दोस्तों, यहां से लेके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है। क्या कि कहानी है 1925 की। 1925 में मनोविज्ञान में बालक को केवल इतना ही समझा गया था, में उसमें कुछ नहीं होता है, वो खाली घड़ा होता है, गीली मिट्टी होता है, कोरी स्लेट होता है, कोरा कागज होता है, उसमें जो चाहे वो लिखा जा सकता है, जैसा चाहे उसको शेप दिया जा सकता है, जो चाहे उसमें भरा जा सकता है, ऐसा माना जाता था उस जमाने में 1925 में। और 1935 में 1935 में एक व्यक्ति का और कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था जॉन लोक। जॉन लोक ने तबुला रासा करके एक वर्ड दिया था। तबुला रासा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली स्लेट। बालक को खाली स्लेट माना गया था। तो प्रारंभ में बालक को लेकर केवल इतना ही अध्ययन हो पाया था
बालक को लेकर इतना ही मनोविज्ञान विकसित हो पाया था कि बालक को खाली घड़ा, गीली मिट्टी, कोरी स्लेट माना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, लगातार धीरे धीरे इस सारी कहानी के सिमिलर एक और अध्ययन विकसित हो रहा था, और यह मनोविज्ञान की शाखा थी बाल मनोविज्ञान, और आगे चल के वही बाल मनोविज्ञान बाल विकास के रूप में विकसित हुआ। तो बाल विकास का अध्ययन लगातार चल रहा था। बाल विकास के अध्ययन को लेकर क्रो ने कहा भी है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। मतलब बालक के ऊपर इतना अध्ययन उस समय किया गया था कि बालक के बारे में जो धारणाएं थी वो लगातार बदलती चली गई। प्रारंभिक धारणा जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रारंभिक धारणा क्या थी बालक के ऊपर, कि बालक खाली घड़ा है, गीली मिट्टी है, कोरी स्लेट है, जो चाहे उसमें लिखा जा सकता है। और वाटसन ने चैलेंज किया है, मुझे बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। किस आधार पे किया? क्योंकि व्यवहारवादी मानते हैं वंशानुक्रम गौण होता है और वातावरण प्रमुख होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आज के दौर में 21st सेंचुरी में बालक को लेकर जो विचारधारा उस जमाने में थी, क्या ऐसी ही विचारधारा आज के बालक को लेकर है? शायद आपका आंसर होगा नहीं। आज हम बालक को जिस नज़र से देखते थे उसमें पूरा बदलाव आ गया है। सही मायने में बालक ना खाली घड़ा होता है, ना गीली मिट्टी होती है, ना कोरा कागज होता है, और ना खाली स्लेट होती है। दोस्तों, बालक जन्म के समय कई सारे इनेट पावर्स लेकर आता है, कई सारी आंतरिक क्षमताएं लेकर आता है, मेंटल प्रोसेस का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आता है, और फिर बाहर वातावरण के साथ उन जन्मजात इनेट पावर्स को विकसित करता है, जन्मजात क्षमताओं को विकसित करता है। तो बालक इसीलिए ना खाली घड़ा है, ना गीली मिट्टी है, ना कोरी स्लेट है। अब ये फोकस का केंद्र क्यों है? इसीलिए है दोस्तों कि जब बालक के बारे में ऐसा माना जाता था, तब बालक को सीखने सिखाने के जो तरीके थे वो इसी आधार पे बने हुए थे। बालक को लेकर जो पेडागोजी तय की गई थी वो इसी आधार पे तय की गई थी। बालक को विकसित करने के जितने भी तरीके थे, शिक्षण विधियां थी, उपागम थी, पाठ्य पुस्तकें थी, सामग्रियां थी, वो सब इस विचारधारा के साथ जुड़ी हुई थी। और विचारधारा क्या थी कि बालक को जैसा वातावरण देंगे वैसा उसको बनाया जा सकता है, क्योंकि वातावरण ही प्रमुख है, वंशानुक्रम तो गौण होता है। लेकिन अब इन सारी चीजों को बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षक जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली से पढ़कर आए हैं, वर्तमान पेडागोजी, वर्तमान टेक्स्ट बुक, वर्तमान कॉन्सेप्ट पूरी स्कूली एजुकेशन में परंपरागत चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019, इन सारी चीज़ों में लगातार बालक के संदर्भों को बदला गया है। बालक के बारे में जो विचारधाराएं हैं उनको बदली गई हैं, लेकिन ये अभी ट्रांजैक्शन फेज में है। ट्रांजैक्शन फेज में क्यों है? क्योंकि एजुकेशन फील्ड के जितने पहले के पेडागोजिस्ट हैं, जितने पहले के शिक्षक हैं जो उस परंपरागत तरीके से पढ़कर आए हैं, उनकी विचारधारा, मेंटालिटी आज भी कहीं ना कहीं वाटसन के विचारों से मेल खाती है। उनकी विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं जॉन लॉक के तबुला रासा से मैच खाती हैं। इसीलिए ट्रांजैक्शन ये है कि वर्तमान में शिक्षकों की परंपरागत विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है, और जो नए शिक्षक आप भविष्य में आने वाले हैं, आपको बालक के वर्तमान स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। और वर्तमान स्वरूप क्या है कि बालक जन्म के साथ कई सारे इन्नेट पावर्स, जन्मजात योग्यताएं लेकर आता है, और उन जन्मजात योग्यताओं को शिक्षक, समाज, परिवार या एटमॉस्फेयर केवल विकसित करने का काम करता है। हम बालक को एक्सपोजर देते हैं, हम बालक को एटमॉस्फेयर देते हैं, जिससे उसमें निहित क्षमताओं का विकास होता है। जन्मजात गुणों के साथ ही वह विकसित होता है, उन क्षमताओं के द्वारा ही विकसित होता है। दोस्तों, इस विचारधारा को बदलने के लिए वर्तमान में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस इस फील्ड का। जब भी मैं टीचर्स से बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, ट्रेनिंग्स में टीचर्स के साथ मेरे इंटरेक्शन होते हैं, वहाँ जब भी मेरा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि क्या आप वाटसन की इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? मैं पूछता हूँ, वाटसन के इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हैं? तो दोस्तों, कई सारे साथियों के आंसर आते हैं यस, हाँ हम सहमत हैं। मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि थोड़ा सोच के देखो, मैं एक बालक आपको देने को तैयार हूं, जितना चाहो पैसा देने को तैयार हूं, आप सोच के देखो पुनः, क्या आप उसे वो बना सकते हैं जो मैं चाहूं? तो फिर जब वो सोचते हैं तो उनका आंसर आता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा वास्तव में नहीं है। ये विचारधारा ट्रेडिशनल है और ये वर्तमान विचारधारा है जो बालक को लेकर बनाई गई है। तो
व्यवहारवादियों के द्वारा, वाटसन के द्वारा वातावरण को प्रमुख माना गया, और क्योंकि वातावरण को प्रमुख माना गया इसीलिए व्यवहारवादियों ने शिक्षा जगत में वस्तुनिष्ठता दी, ऑब्जेक्टिविटी दी। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता व्यवहारवादियों की ही देन है। व्यवहारवादियों का मानना है कि बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो किसी न किसी उद्दीपक के कारण होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं कि उद्दीपक, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टिमुलस, के कारण कोई भी अनुक्रिया होती हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, और इस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य होता है, एसोसिएशन होता है, और इस साहचर्य का परिणाम ही दोस्तों व्यवहार होता है। तो उद्दीपक और उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया, इन दोनों के बीच जो एसोसिएशन है दैट इज बिहेवियर, इसे व्यवहार कहा जाता है। एक बार यहां फिर देखते हैं उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है। बहुत सिंपल में समझिए। अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको अचानक से बाहर से तेज बादल कड़कने की आवाज आती है, और जो ही आप आवाज सुनते हैं तुरंत इमीडिएट इस वर्तमान गतिविधि को छोड़कर बाहर देखते हैं, आपकी नजर बाहर जाती है, आपका पूरा कंसंट्रेशन बाहर चला जाता है। तो यहां दो चीजें हुई। पहला, आपको एक बाहर से आवाज मिली, दूसरा उसके प्रति आपने व्यवहार किया। आपको जो बाहर से आवाज आई, बिजली का कड़कना क्या है यहां पर, ये स्टिमुलस है, ये उद्दीपक है, और इस उद्दीपक के प्रति जो आपने रेस्पॉन्स दिया, आपने बाहर देखा, ये आपकी अनुक्रिया है। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है, जो साहचर्य है, उसे कहा जाता है व्यवहार। तो दोस्तों, व्यवहारवादियों ने कई सारी चीजें सीखने में दी हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स दिया है, वस्तुनिष्ठता दी है, ऑब्जेक्टिविटी, इन्होंने पुनर्बलन भी दिया है, मोटिवेशन भी दिया है, कई सारे सिद्धांत भी दिए हैं। तो व्यवहारवादियों के अनुसार बालक को जो वातावरण दिया जाता है उससे बालक बन जाता है। कई सारा काम है व्यवहारवादियों का शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस विचारधारा के साथ आगे और भी कई नई विचारधाराएं शिक्षा में आई जो मनोविज्ञान के साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों, हम उन्हें अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। एक बार इसको पुनः समराइज करते हैं। जैसा कि मैंने रिसेंटली बताया कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन था, स्टडी ऑफ बिहेवियर था, या फिर कहें साइंस ऑफ बिहेवियर था। तो व्यवहार शब्द किसने दिया सर? व्यवहार शब्द दिया मैकडूगल ने। व्यवहारवाद या व्यवहार के जनक कौन है? वाटसन है, जेबी वाटसन, जॉन ब्रैडसम वाटसन। और इन्होंने इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1930 में, 1913 में साइकोलॉजिकल व्यू में एक शीर्षक जो व्यवहारवादियों की दृष्टि में मनोविज्ञान था, इस शीर्षक से जो उन्होंने लेख लिखा, उस लेख में 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद को स्थापित किया या व्यवहार के विचारधारा को स्थापित किया। तो यूं कहें व्यवहारवाद की औपचारिक शुरुआत 1913 से हो जाती है। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। तो व्यवहारवाद के जनक कौन हो गए? वाटसन, जॉन ब्रैडसम वाटसन व्यवहारवाद के जनक हो गए। और इन्हीं ने आगे 1925 में बुक लिखी, वाटसन ने ही। बुक का नाम है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म है बुक, तो वास्तव में व्यवहारवाद तो हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है। इस बुक में उन्होंने लिखा, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूं। ऐसा उन्होंने किस आधार पे कहा? उनका आधार था कि बालक के विकास में महत्वपूर्ण वातावरण होता है, न कि वंशानुक्रम। और क्योंकि वातावरण महत्वपूर्ण मानते थे वो, इसीलिए उन्होंने माना कि मैं जैसा वातावरण दूंगा वैसा बालक को बना दूंगा। इस प्रकार इस वातावरण को प्राथमिकता देने के कारण व्यवहारवादियों ने वस्तुनिष्ठता का कॉन्सेप्ट दिया, और आगे चल के शिक्षा में, बालक के व्यवहार में और सीखने सिखाने के क्षेत्र में व्यवहारवाद की विचारधारा अस्तित्व में आई, जिसने मनोविज्ञान को एक नया आयाम दिया। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को समझने की कोशिश की। मनोविज्ञान के अर्थों में कैसे लगातार बदलाव आए, उनको हमने जानने की कोशिश की। जो अर्थों में बदलाव आए, अलग अलग समय में मनोविज्ञान को जिन नामों से जाना गया, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उनको समझने की कोशिश की।
हमने जाना कैसे मनोविज्ञान पहले प्राचीन मनोविज्ञान था, कैसे मनोविज्ञान आगे चल के आधुनिक मनोविज्ञान बना। हमने जाना कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो ये व्यवहार शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, कौन इसके जनक हैं, सबसे पहले व्यवहारवाद किसने शुरू किया, व्यवहारवादियों का मानना क्या है, व्यवहारवादी बालक के बारे में कैसे विचार रखते हैं, व्यवहारवादी बाल विकास के बारे में क्या समझते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने जानने की कोशिश की। दोस्तों, वाटसन और प्रारंभिक व्यवहारवादियों ने इस विषय को केवल व्यवहार का अध्ययन कहा है। तो कई बार पूछा भी जाता है, अगर मैं बात करूं तो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध अध्ययन कहा, धनात्मक या फिर निश्चित अध्ययन कहा है। 3 वर्ड हैं, शुद्ध, धनात्मक और निश्चित। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध अध्ययन कहा है, विज्ञान कहा है, धनात्मक अध्ययन कहा है और निश्चित अध्ययन कहा है। किसी भी परिभाषा में अगर व्यवहार को लेकर 3 शब्द आपको दिखाई दें तो यह डेफिनेशन होगी वाटसन की। व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वाटसन। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए आप क्यों इन तीनों वर्ड्स को लेके इंपॉर्टेंस है वाटसन के साथ। क्योंकि वाटसन केवल व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान को मानते थे, व्यवहार के अलावा बाकी चीजों को महत्व वाटसन नहीं देते थे, और व्यवहार में भी वातावरण को ही महत्व देते थे, बाकी को महत्व नहीं देते थे। इसलिए केवल व्यवहार का निश्चित, धनात्मक और शुद्ध अध्ययन मनोविज्ञान को वाटसन ने कहा है। और कई व्यक्तियों ने मनोविज्ञान को क्या क्या कहा है, क्या उनका मनोविज्ञान को लेकर स्टेटमेंट हैं, क्या परिभाषाएं हैं, और मनोविज्ञान ने व्यवहार के बाद कैसे अलग अलग विचारधाराओं में, संप्रदायों में अपने आप को विकसित किया, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर हम अगले सेशन में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने जितना आज मेरे साथ सेशन के बारे में जाना, समझा, सीखने की कोशिश की, उसको आप रिवाइज कीजिएगा। आई होप आज का डिस्कशन आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। और आई गारंटीड विद यू, अगर आप सारी चीज़ों को आप स्वयं के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे। आप महसूस करो अपने आप को कि मेरा बिहेवियर कैसे, मेरी आत्मा का अस्तित्व कैसे, मेरा मन, चेतन, अचेतन, ये सारी चीज़ें जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मैंने डिस्कशन किया, उनको आप खुद के साथ एक बार महसूस करके देखिए। मुझे लगता है कि अगर आपने इनको महसूस करके खुद के साथ समझने की कोशिश की तो ये कहानी पूरी आपको समझ में आ जाएगी। और ये अगर समझ में आ जाता है तो फर्दर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक की कहानी के साथ हम अगले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए और सीखते रहिए।